चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 23वां क्लास है। अभी तक हम लोग क्लास 10th का टोटल 22 क्लास अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, कल मैंने एक्सरसाइज 3.3 का होमवर्क दिया था। फिर से एक बार एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से बना करके होमवर्क भेजा है। सबसे पहले मैं हर बार की तरह, हर रोज़ की तरह उनका नाम लूँगा और वो नाम है अमोली 10A, मुस्कान 10A, राहुल 10C, आयुष 10C, रिमझिम 10B, मनीषा 10C, सुहाना 10A, नीतीश 10A, करमवीर 10B, सचिन 10D, श्रेया रानी 10A, राम 10A, प्रेरणा 10A, शुभम सिन्हा, शिवम शिवानी 10A, नैना 10B, शशि 10B, रिमझिम 10D, मणिकांत 10D, शिवम 10D, स्वाति 10A, आलोक 10A, कृति 10A, गौरव राज 10D, गौरव 10C, अंकिता 10B, प्रीतम 10D, रेशमी 10C, सानिया प्रवीण, हेमंत 10B, साक्षी 10A, राहुल 10B, गौसिया प्रवीण 10D, खुशी सज्जाद, रविता 10B और अभी अभी भेजा है उमाकांत 10A। तो इतने स्टूडेंट्स ने, इसके अलावे भी कुछ हैं लेकिन उनका होमवर्क पढ़ने योग्य नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। जिसका होमवर्क चेक करने में सक्षम हूं उसी का मैंने नाम लिया, क्योंकि बहुत सारे होमवर्क थोड़ा गंदा भेज देते हैं जिसके कारण नहीं चेक हो पाती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी सुधार कर लें। तो कल 3.3 समाप्त हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर एक्सरसाइज 3.4। आप लोग अपना बुक खोल लें। बुक खोल लिया होगा आप लोगों ने। ये इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल है, पहला का पहला, 1 नंबर का 1 नंबर इक्वेशन है x + y = 5। एक्सरसाइज का मैं नाम लिख दूं, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 का ये फर्स्ट नंबर सवाल है। और सवाल में है क्या कि कहा जा रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो शायद ये सवाल बताने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कई सवाल मैंने पहले भी बता रखा है। करना क्या है, इसको दोनों विधि से बनाना है। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार एक बार विलोपन विधि से बनाना है और एक बार प्रतिस्थापन से। दोनों का आंसर तो सेम आएगा और लास्ट में पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है। तो दोनों ही विधि उपयुक्त है। हम किसी भी विधि को खराब क्यों बोलेंगे? दोनों ही विधि से x y का मान निकल सकता है, तो हम तो लिखेंगे कि दोनों ही विधि उपयुक्त है। तो कैसे बनाएंगे, मैं डेटा तैयार कर देता हूं, थोड़ा बहुत हिंट्स दे देता हूं। इसको फर्स्ट मान लेंगे आप इक्वेशन, सेकेंड मान लेंगे। पूरा मैं नहीं बताने जा रहा हूं। x + y = 5। हाँ, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, बनाना स्टार्ट करने से पहले यहां लिख देंगे कि आप किस विधि से बना रहे हैं, क्योंकि यहां एक से अधिक विधि है। इसलिए विलोपन विधि, जो भी विलोपन विधि का मेथड है, y वाले को बराबर करके y वाले को कटा देना, फिर x का मान समीकरण x का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देने से y का मान, जैसे हम लोग विलोपन विधि बनाते आए हैं, वो आपको खुद बनाना है या फिर पहला बता दिया जाए। चलिए पहला सवाल है इसलिए बता ही देते हैं। इक्वेशन 1 × 3 और प्लस इक्वेशन सेकेंड। देखिए समीकरण 1 को 3 से गुना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप जान रहे हैं। 3 × x, जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि ये सब सवाल हो चुका है। 3 × 5 15। समीकरण 2 को किसी से गुना नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, सोचिए। बराबर हो गया इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं। यहाँ -3y था, केवल समीकरण 1 को 3 से गुना कर दिए तो ये +3y -3y बराबर हो गया और कट भी रहा है,
तो केवल जोड़ दिए 3x और 2x, 5x, 15 और 4, ये विलोपन विधि। कौन सी विधि है? विलोपन। बहुत सारा सवाल आप पढ़ चुके हैं इस पर। यदि आपने नहीं पढ़ा है, आप बाद में वीडियो ज्वाइन किए हैं, बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं, तो कोई बात नहीं, पहले का वीडियो अपलोडेड है, वो मैंने डिलीट नहीं किया है। आप वहां पर जा करके उस क्लास को अटेंड कर लें, विलोपन विधि सीख लें, प्रतिस्थापन विधि सीख लें, आलेख विधि सीख लें, सारा वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए जिसमें आपको मन करे, जो हल्का लगे आपको। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कितना? x + y = 5। चलिए अब ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो x का मान रख देंगे। x का मान कितना है? 19/5 प्लस y = 5। y = 5, ये प्लस 19/5 उधर चला जाएगा। जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा? साइन भी चेंज हो जाएगा, चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। 5 के नीचे 1, 5 और 1 का एलसीएम 5, 25 - 19, इसलिए y = 6/5। अतः x का मान 19/5 और y का मान 6/5। एक आंसर तो ये हो गया। ये किस विधि से हमने ज्ञात किया? विलोपन विधि से। अब इसी सवाल को कहा जा रहा है प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं इस विधि पर। चलिए अब शुरू करेंगे। आप कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब फिर इसी सवाल को जैसे आप बनाते हैं, याद कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। चलिए मैं डॉट डॉट कर दिया। कल भी इस पर चर्चा चली थी और लगभग रोज इस पर चर्चा हो रही है। प्रतिस्थापन विधि से आप स्टार्ट करेंगे, बात सुनिएगा ध्यान से। समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान y के फॉर्म में निकलेगा। समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण x का मान निकलेगा y के फॉर्म में, हाँ y का मान वैल्यू निकल जाएगा। फिर y का मान किसी भी समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख देंगे तो फिर नेक्स्ट का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो वो आप खुद से कर लेंगे। और एक लाइन इसमें लास्ट में लिखा गया है, कौन सी विधि उपयुक्त है? उपयुक्त का मतलब होता है अच्छा। बस आप एक लाइन लिख दीजिए, आंसर वही आएगा। x का मान 19/5, y = 6/5। इस विधि से भी यही आंसर आएगा। ये आपको करना है, डॉट डॉट नहीं कर दीजिएगा। चलिए लिखेंगे, दोनों ही विधि उपयुक्त है। हम किसी भी विधि को खराब क्यों कहेंगे? दोनों ही विधि से x और y का मान निकलता है, संभव है निकालना, इसलिए दोनों ही विधि ठीक है ना। जैसे हम आपके किसी के विषय में आपसे पूछें कि महात्मा गांधी अच्छे हैं या खुदीराम बोस अच्छे हैं, तो आप भी सस्पिशन में पड़ जाएंगे, नरम दल के थे, गरम दल के थे, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। हम किसी को भी खराब नहीं कर सकते, दोनों सही है अपने जगह पर। चलिए, तो उसी तरह से यहाँ दोनों विधि से x y का मान निकलता है। दोनों ही अविरोधी वाले के लिए ही बना है दोनों विधि, तो दोनों ही विधि अच्छा है, तो आपको लिख देना है दोनों ही विधि उपयुक्त। हो गया। 4 सवाल हैं एक नंबर में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों में आपको इसी तरह से दोनों विधि से, विलोपन से और प्रतिस्थापन से, दोनों विधि से x y के मान निकाल करके लास्ट में लिख देने हैं दोनों ही विधि उपयुक्त हैं। ठीक है, आप लोग अपने अपने वीडियो को रोक कर उतार लें। अब दूसरा सवाल यहां से स्टार्ट होगा। चलिए अब हम लोग इसके दूसरा नंबर का पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें है क्या सवाल? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। 2 का 1 नंबर देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़, सवाल पढ़ते हैं हम, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें
तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में होती है? एक में बदल जाती है। और बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है, फ्रैक्शन ज्ञात करना है। देखिए फिर अंश और हर वाला सवाल है। मैंने चर्चा की थी, जब भी अंश और हर वाला सवाल होगा आपको मानना होगा, माना भिन्न का अंश इतना है एवं हर इतना है। माना भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y, इसलिए भिन्न इक्वल टू हो गया x/y, है ना। भिन्न वाला जितना भी सवाल होता है सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं, उसका अंश मान लेते हैं, उसका हर मान लेते हैं, और इसलिए भिन्न बराबर हो जाता है x/y, मतलब अंश बटे हर, है ना। अब देखिए यहां तक हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ने कहा जा रहा है। मैथ हमें डिसिप्लिन सिखाता है ना। चलिए अब यहाँ डिसिप्लिन की क्या जरूरत है? अंश में एक जोड़ दिया जाए तो एक ही जोड़ेंगे, एवं क्या कहा जा रहा है? हर में एक घटा दिया जाए तो हर में एक घटा देंगे, अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे, तो वह भिन्न कितने में बदल जाता है? मतलब बराबर 1। देखिए जो कहा गया मैंने वही किया, अपने मन से कहीं कुछ नहीं। अंश में एक जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया, अंश हर में एक घटा दिया जाए तो घटा दिया, बराबर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, तो बराबर 1 लिखा। यदि कहता बराबर 5 हो जाता है तो क्या लिखता मैं? बराबर 5 लिख देता। कहता 2/3 हो जाएगा तो बराबर 2/3 लिखते। चलिए अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या बन जाएगा? एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x + 1 को 1 से, x + 1, y - 1 को 1 से, y - 1, प्लस y को इधर बुला लेते हैं, -y इधर बच गया बेचारा -1, ये +1 भी उधर चला गया, -1 और -1 -2। अब आप देखिए हम और देते हैं, और लिख के कोमा, और लिख के कोमा, और क्योंकि इधर बीच में बराबर है। बहुत सारे होमवर्क में मैंने देखा कि वो नहीं था। मैंने कहा है आपको, यदि बीच में बराबर रहे तो हर हाल में आपको शुरू में और लिख के कोमा या विच इम्प्लाइज का यूज करना है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचेंगे कि सर अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, एग्जाम में करेंगे, जब आप टेस्ट लीजिएगा उसमें कर देंगे, नहीं, वो आपकी आदत बन जाएगी। और आप यदि अभी अपने कॉपी में नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट में भी नहीं करेंगे, एग्जाम में भी नहीं करेंगे। वो आपकी आदत, आपके नेचर में आ जाएगा नहीं लिखना। मैं किसी भी तरह पढ़ाऊंगा तो मुझे आदत बन गई है, उसी तरह आपको भी आदत करना है कि जहां आवश्यकता है वहां देना है। चलिए, तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 हो जाती है, मतलब अंश में कुछ नहीं किया गया है। इस बार पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, मतलब अंश को कुछ नहीं किया गया है, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो हर में कितना जोड़ दिया जाए? 1। तो हर y है, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो वह कितना हो जाती है? 1/2 इक्वल टू 1/2। जो कहा वो मैंने कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक समीकरण बन जाएगा। 2 को x से, y + 1 को 1 से, पहले किसी को भी लिख सकते हैं। 2 गुना x 2x, y + 1 को 1 से, 2x = y + 1, 2x
प्लस वाई को इधर बुला लेते हैं, माइनस वाई, चिन्ह बदल जाएगा। इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें एक बात है, सवाल में पूछा गया है शुरू में ही, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करें। इसका मतलब ये चेक करना होगा कि अस्तित्व है या नहीं, अस्तित्व चेक करना होगा। मतलब ये एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें जोड़ दिया गया सवाल के बीच में ही। मतलब डायरेक्ट आपको एक्स वाई के मान नहीं निकालने हैं इस सवाल में, दूसरा नंबर के किसी भी सवाल में, है ना। आपको पहले चेक करना है कि अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व कैसे चेक किया जाता है ये भी आप लोग देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। x माइनस वाई, -2 को इधर बुला लेते हैं, +2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू 2। a1 b1 c1। अब दूसरे समीकरण से लेते हैं हम। आपको यहां से पहले अस्तित्व चेक करेंगे क्योंकि पूछा जा रहा है। यदि नहीं पूछा जाता तो हम ये नहीं करते, डायरेक्ट एक्स वाई का मान निकाल के भिन्न ज्ञात कर देते। +1 को इधर बुला लेते हैं, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू भी -1। अब हम क्या करेंगे, a1 बाय a2 निकालेंगे, b1 बाय b2 निकालेंगे और c1 बाय c2 निकालेंगे, है ना। हाँ, अब देखिए जैसे कि हम लोग वहां 3 कंडीशन में जांच करते थे, उसी तरह से अब यहां हम लोग क्या करेंगे, पहले अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले a1 बाय a2 निकालते हैं। a1 कितना है, 1/2 हो गया। अब b1 बाय b2 निकालते हैं। तो b1 कितना है, a1 का मान 1, a2 का मान 2, 1/2। b1 है -1 और b2 है भी -1, माइनस कट गए, हो गया 1। चलिए अब c1 बाय c2 निकालते हैं। c1 का मान कितना है, c1 2 है ना, और c2 है -1। जब -1 से डिवाइड करेंगे तो -2 हो गया। अब देखिए तीनों में तीनों नॉट इक्वल टू है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब है इसके हलों का अस्तित्व है ना। अस्तित्व किसका नहीं होगा, एक वाले का, विरोधी वाले का। जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाए, इसका मतलब है उसके हलों का अस्तित्व नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको उतार लेंगे, अपने अपने वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेंगे। ये एक एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया, इसमें चेक करना है कि आपको हलों का अस्तित्व है या नहीं। तो नहीं यदि ये चीज बोलता तो सीधा हम लोग समीकरण निकालने के बाद एक्स वाई का मान निकाल करके भिन्न ज्ञात कर देते। इसीलिए मैं इस सवाल को पूरा बता रहा हूं, क्योंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तीनों में एक भी बराबर नहीं है, अतः हलों का अस्तित्व है ना। यदि ऐसा होता, विरोधी वाला कंडीशन, वो जो मैंने पहले पढ़ा था कि देखिए ये दोनों यदि रहेगा आश्रित या अविरोधी, तो हलों का अस्तित्व है, मतलब हल ज्ञात होता है। आश्रित वाले का अनगिनत हल होता है और अविरोधी वाले का केवल एक हल होता है ना।
और विरोधी वाला जो होता है जिसका कि पहला दोनों बराबर और अंतिम दोनों नॉट इक्वल टू होता है, उसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब उसके हल का अस्तित्व नहीं है, तब उसका यहीं पर छोड़ देना होगा आपको। यदि ऐसा आता ये दोनों बराबर और ये दोनों नॉट इक्वल टू, तो यहीं पर काम खत्म, खाली लिख देते, अतः हलों का अस्तित्व नहीं, काम खत्म, उसके आगे नहीं बढ़ते हम लोग। लेकिन यहाँ तीनों नॉट इक्वल टू आ गया और विरोधी वाला आ गया, इसका मतलब है कि अब एक्स वाई का मान हमें निकालना पड़ेगा, निकाल के भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा। और किस विधि से कहा गया है, तो विलोपन विधि से। अब आपके पास दो समीकरण है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से हम लोग गियर चेंज का मतलब हो गया, ऐसा करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप भी लिख सकते हैं, ये माइनस हुआ है, ये भी माइनस हुआ है, दोनों बराबर है, तो गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है विलोपन विधि में। केवल आप क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दें, घटा दें। x माइनस वाई इक्वल टू कितना, -2 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x। किसी तरह क्या करते हैं हम लोग विलोपन विधि में, किसी तरह एक टर्म घटा देते हैं, तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, खत्म। x में 2x चला गया, -x, -2 और -1 क्या हो गए, -3, माइनस माइनस खत्म, इसलिए x इक्वल टू 3 है ना। चूंकि एक लाइन सवाल में एक्स्ट्रा लिख दिया है कि इसके हलों का उनका अस्तित्व है या नहीं, इसलिए हमको यहाँ से क्या करना पड़ा कि हाँ, यहाँ से हम लोग क्या किए कि इसका चेक करना पड़ा। समीकरण 1 को लेकर के पहले a1 b1 c1 निकाल लिए, समीकरण 2 को लेके a2 b2 c2 निकाल लिए, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ज्ञात करके चेक करना पड़ा। नहीं बोलता, केवल भिन्न ज्ञात करने बोला जाता, तो हम लोग वो चेक नहीं करते, डायरेक्ट बनाते जाते। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू -2। x का मान कितना है, 3 माइनस वाई, x का मान जो भी है वो पुट कर दिया मैंने, -y बराबर -2, +3 उधर जाएगा, -3। अब मिटा देते हैं, आप लोग उधर वाला उतार लिए होंगे। -2 और -3 ऐड हो जाएगा, -5, समान चिन्ह में जुड़ता है, माइनस माइनस खत्म, इसलिए y इक्वल टू 5। अब देखिए यहां पर भी कुछ बच्चों से गलती हो जाती है। क्या गलती, बच्चे यही आंसर लिख देते हैं, x का मान इतना, y का मान इतना। नहीं, आपको भिन्न ज्ञात करने कहा जा रहा है। क्या ज्ञात करना है, भिन्न। अतः भिन्न बराबर हो गया x बाय y का मान, x का मान 3, y का मान 5। ये आंसर हुआ, है ना। समझ गए होंगे आप लोग। ये भिन्न मैंने ज्ञात किया फाइनल। बीच में चेक करना पड़ा अस्तित्व है या नहीं, उस तरह आपको भी चेक करने हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल है, इसको आप लोग उतार लें, अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लें, है ना। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेहनत करना होगा आपको भी, ऐसे आप लोग कर भी रहे हैं। चलिए अब
अगला सवाल है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी की, है ना। इसमें भी 2 पार्ट है, एक नूरी है और एक सोनू है। मान लीजिएगा, माना नूरी की आयु x, वर्तमान आयु x है एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। उसका 10 वर्ष पश्चात है तो दोनों में 10 जुड़ जाएगा। बनाएंगे अपने से। पहले नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 2 समीकरण बनाएंगे, फिर उसका जांच करना है कि अस्तित्व है या नहीं। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे, जांच करेंगे। यदि अस्तित्व होगा तो फिर विलोपन विधि से x y का मान निकालना होगा। x हो जाएगा नूरी की वर्तमान आयु और y हो जाएगा सोनू की वर्तमान आयु, है ना। इस तरह से आप बनाएंगे इस चैप्टर का। जो भी सवाल होगा ये आपको अच्छे से बनाना है। चलिए अब इसी चैप्टर के अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा का 3 नंबर सवाल, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसलिए ये बताना आवश्यक है क्योंकि इस टाइप का सवाल अभी तक आपके बुक में नहीं आया था। हाँ, लेकिन आगे अक्सर आएगा इस टाइप का सवाल, इसलिए ध्यान से देखें। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात करना है। देखिए, 2 संख्या के अंकों का, फिर 2 संख्या वाला अंक है और उसके अंकों का योग 9 है। जैसे कि मान लीजिए 27, 72, 18, 63, 36, 18, 81, 81, ये सब जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं इसके अंकों का योगफल 9 है। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। 9, 7 + 2 9, 2 + 7 9, 8 + 1 9, 3 + 6 9, 6 + 3। देखिए सभी के अंकों का योगफल 9 है। सवाल यही कह रहा है कि दोनों अंकों का योगफल 9 है। तो आप मान लीजिए कि इकाई अंक x है, दहाई अंक y, तब ना लिखिएगा x + y = 9। माना 2 अंकों वाली संख्या का दहाई अंक बराबर x एवं इकाई अंक बराबर y। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अभी आप x + y = 9 उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, उसको हम आगे देखते हैं। पहले आप ये चीज सोचिए, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या हम कैसे निकालते हैं। सूत्र होता है 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये सूत्र है एक तरह से 2 अंकों वाली संख्या निकालने का। 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। 3 अंक वाली रहेगी तो 100 गुना सैकड़ा वाली अंक प्लस 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई। तो खैर अभी हम 3 अंकों वाली पर विचार नहीं कर रहे हैं, 2 अंक वाली सवाल है इसलिए 2 अंक वाले पर ही विचार कर रहे हैं। सूत्र क्या होता है 10। ये आपको हर जगह काम देगा, ये सवाल अगले कई चैप्टर में आएगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ये बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कई बार ये सवाल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या सूत्र होता है 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुना दहाई, दहाई कितना है x, 10 गुना छिपा हुआ है, प्लस इकाई, इकाई कितना है y। ये हो गया मूल संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई, हाँ यहाँ पर क्या कर रहा है 2 को, हाँ ये हो गई, इसलिए मूल संख्या। मूल का मतलब ओरिजिनल, वास्तविक ओरिजिनल संख्या। ये जो है मेरी संख्या वो 10x + y। अब आ जाइए आप प्रश्न C, ठीक है। अब ये जो चर्चा मैंने की थी
कि दोनों का क्या दिया हुआ है, योगफल 9 है, दहाई जोड़ इकाई, जोड़ में पहले किसी को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दहाई प्लस इकाई बराबर 9, बहुत बढ़िया है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने आगे। अब आप पूछेंगे कि सर ये निकालना था, अब ये काहे निकाले, इसका क्या काम है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। जब भी 2 अंक वाली संख्या होगी, उस पर आधारित कोई सवाल, तो उसकी आवश्यकता होगी आगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। अभी एक लाइन पढ़े हैं मात्र कि दोनों संख्या इकाई और दहाई का योगफल क्या कह रहा है, 9 है। 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। अभी बस इतना ही पढ़े, अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या, मतलब मूल संख्या ये जो है इसका 9 गुना, और अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। मतलब पलटने का मतलब, जैसे मान लेते हैं मूल संख्या है 36, मान लेते हैं ऐसे, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 63 नहीं हो जाएगा। क्या हो गया, इकाई वाला चला गया दहाई के जगह पर, और दहाई वाला चला गया इकाई के जगह पर। तो ये हो गया संख्या के अंकों को मैंने पलट दिया। वही कहा जा रहा है प्रश्न में भी। सबसे पहले आप लिखिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या क्या होगी। देखिए सूत्र क्या है, 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये सूत्र होता है। लेकिन यदि हम इसको पलट दें, सूत्र को ही पलट दें, तब ना उल्टी संख्या प्राप्त होगी। तो सूत्र को पलटना पड़ेगा। 10 गुना इकाई अंक प्लस दहाई। देखिए आप बोलिएगा सर सूत्र ये होता, हाँ ओरिजिनल संख्या प्राप्त करने का ये सूत्र है, लेकिन उल्टी संख्या प्राप्त करने का ये सूत्र है। सूत्र को ही मैंने पलटा दिया। यहाँ 10 गुना दहाई जोड़ इकाई नहीं लिख करके उल्टी संख्या प्राप्त करना है इस बार, तो दहाई के जगह इकाई आ गया, इकाई के जगह दहाई चला गया, है ना। इससे क्या हो जाएगा, उल्टी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 10 गुना इकाई, इकाई कितना है y प्लस दहाई, दहाई x। अब आ जाइए पुनः प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस मतलब मूल संख्या ओरिजिनल संख्या का 9 गुना, मतलब 10x प्लस y का कितना गुना, 9 गुना। ठीक, 9 से गुना कर दिए। इस संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब ये जो पलटने से जो ये संख्या बनी है 10y प्लस x, इसका कितना गुना है, इसके 2 गुना के बराबर है। बस यही समझना था। मतलब सवाल में कहा जा रहा है, अंतिम बार मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिनल का 9 गुना डुप्लीकेट के 2 गुना के बराबर है। उसको अपने शब्दों में, है ना। ओरिजिनल कौन है, 10x प्लस y, और उल्टी संख्या क्या है, 10y प्लस x। तो ओरिजिनल का 9 गुना और उल्टी संख्या, ये जो डुप्लीकेट संख्या के 2 गुने के बराबर है। इससे क्या होगा, एक दूसरा इक्वेशन हम निकाल लेंगे। 9 को 10 से गुना करेंगे, 90x प्लस 9y, इसको गुना करेंगे 2 को 10y से, 20y, 2 into x, 2x, है ना। अब सबको एक तरफ कर देंगे। चलिए 90x प्लस 90y, 90x प्लस 9y प्लस 20y इधर आ जाएगा,
प्लस 2x इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। 90x में 2x चला गया, 88x 88x, और 9y में 20y चला गया, माइनस 11y इक्वल टू 0। अब थोड़ा हल्का बना लीजिए, समीकरण तो आपका बन गया, लेकिन हम देख रहे हैं 11 कॉमन लेके समीकरण को हल्का बनाया जा सकता है, तो बना लीजिए, अच्छा होगा। कोई बच्चा नहीं भी हल्का करता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11 गुना में है, उधर गया भाग, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये देखिए आपको दूसरा समीकरण मिल गया ना। अब आपको देखिए अस्तित्व वाला जांच करना है, ये एक एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया। यदि वो नहीं पूछा जाता अस्तित्व वाला तो डायरेक्ट हम यहाँ से विलोपन विधि लगा के एक्स वाई का मान निकाल लेते, लेकिन क्या कहा गया है, चेक करना है कि यदि उनका अस्तित्व हो, हल का अस्तित्व हो, तो हल का अस्तित्व कैसे निकालते हैं, तुरंत हम बताए थे आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस 9 को इधर बुला लीजिए, माइनस 9 हो जाएगा। इसलिए a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर कितना, -9, है ना। तो हम लोग क्या किए, पहले समीकरण 1 से a1 b1 c1 को इधर बुला लेते हैं, है ना। इसको आप लोग उतारते चलें, वीडियो रोक के बीच में। ठीक है, चलिए तो वो हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसलिए इसमें तो अचर पद c1 क्या है, कुछ नहीं, 0 है, तो छोड़ दीजिए। a1 बराबर 8, b1 कितना, -1, y के गुणज को b1 बोलते हैं, और अचर पद नहीं है तो c1 बराबर 0, जो टर्म नहीं होता है उतना बराबर 0। a2 b2 c2, इसमें a1 b1 c1 उसमें हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, a2 b2 c2। नाउ a1 बाय a2 निकालते हैं। पहले a1 का मान कितना है देख लीजिए 1, a2 का मान 8, बहुत बढ़िया। अब b1 बाय b2 निकालते हैं, b1 कितना है 1, अब b2 कितना है -1, माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 हो गया। c1 बाय c2, c1 का मान कितना है -9 और c2 का मान क्या है 0। अब देखिए यहाँ पर समझना होगा, देखिए किसी भी चीज में जब हम 0 से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है ना, बताया था मैंने, या 0 से गुना करते हैं तो भी 0 हो जाता है। लेकिन उल्टा, सॉरी, हम अपने कथन को वापस लेते हैं। 0 में 4 से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, या 0 को 4 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। लेकिन यदि 0 से भाग दिया जाए, मतलब 0 हर में हो, 4/0, ये 0 नहीं होगा, ये इंफिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित, अनंत। यदि कब होगा ऐसा, जब 0 नीचे होगा तब, ऊपर होगा तब तो 0 होगा। उसी तरह हम -9 में 0 से भाग दे रहे हैं, है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित। याद रखिएगा, आपने क्या देखा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, है ना। अतः हलों का अस्तित्व है, हलों का अस्तित्व
है। खाली यही दोनों नॉट इक्वल टू हो जाएगा, हलों का अस्तित्व है, और आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। C1/C2 यदि बराबर हो भी जाता फिर भी हलों का अस्तित्व नहीं, ये दोनों मेन है, ये दोनों नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब हलों का अस्तित्व है। अब है तो ज्ञात कीजिए, नहीं होता तो यही काम खत्म हो जाता हमारा। तो अब दो समीकरण आपके पास है ना, इक्वेशन ये है, इक्वेशन 2 वो है। प्रश्न में कहा गया है विलोपन विधि से बनाना है, तो विलोपन से ही बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 9 और दूसरा समीकरण है, हम देख लिए कि दोनों बराबर है इसलिए गुना नहीं किए, यदि बराबर नहीं होता तो गुना करते, बराबर है अपने आप कट रहा है, 8x और 1x 9x = 9 है ना। यदि नीचे का आपको पार्ट नहीं भी दिखाई दे तो आप बना सकते हैं खुद से। चलिए अब हम इसको पूरा मिटा देते हैं, इधर वाला थोड़ा बड़ा सवाल था, ये सवाल जब भी आएगा तो लॉन्ग टाइप में ही आएगा और कुछ नया टाइप का था, इसलिए मैंने इसे बताना उचित समझा। x = 9/9 1, इसलिए x का मान 1। अब x का मान आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे आप। फर्स्ट क्या है, x + y = 9, x का वैल्यू 1 + y = 9, y = 9 - 1, y = 8 है ना। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी फिर गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, इतना मेहनत से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये आंसर हो गया नहीं। सवाल को पढ़िए, अंतिम लाइन क्या कहा गया है, संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए संख्या ज्ञात करना है। इसलिए संख्या क्या था, मूल संख्या जिसको कहते हैं वही हुआ संख्या 10x + y, 10 × x, x का मान कितना 1 + y का मान 8, 10 × 1 10 + 8, ये हुआ कहानी खत्म, है ना। अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, अच्छे से समझ के बनाएंगे। दिक्कत हो तो 1-2 बार बैक करके आप देख लेंगे वीडियो को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। और एक चीज मैंने बताया था आप लोग को, अपनी संतुष्टि के लिए आप यदि चाहें तो अपना उत्तर चेक भी कर सकते हैं। मैं भी जब पढ़ता था 9th में, 10th, 11th, 12th में, तो मुझे याद है कि मैं चेक करता था, उससे क्या होता था कि थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था, संतुष्टि, वाह मेरा आंसर सही है। कैसे चेक करेंगे इस सवाल को, एकदम रब में कहीं पर भी 1 मिनट में चेक हो जाएगा। क्या कहा गया था, दोनों संख्याओं का योगफल 9 है, इकाई प्लस दहाई 9 है। देखिए इकाई 8 दहाई 9, उल्टा गिनते हैं, इकाई ये दहाई ये 9 हो गया ना, पहला बात तो मिल गया है ना, आधी खुशी मिली। चलिए अब दूसरा चीज चेक कर लेते हैं कि वो पहला लाइन तो मिल गया, हर सवाल में 2 बातें होती है, पहली बात सच हो गई। अब दूसरी बात क्या कहा गया था कि इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इस संख्या मतलब ये जो ओरिजिनल का 9 गुना, 18 का 9 गुना, और कहा जा रहा है कि इसको पलटने से 18 को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा 81, 8 ही पार 1 उस पार, इकाई दहाई की जगह दहाई इकाई के पलटने से ही बना, इसके 2 गुने के बराबर है। मतलब ओरिजिनल का 9 गुना डुप्लीकेट के 2 गुने के बराबर है, ऐसा सवाल में कहा गया था। देखते हैं बराबर आता है या नहीं। 9 8 72, 2 7 बचा, 9 गुना 1 9 + 7 162। अब इधर देखते हैं, 2 गुना 1 2, 2 8 जा 16, वाव देखिए आया ना बराबर, कितनी खुशी मिली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर है। ओरिजिनल संख्या का 9 गुना भी 162 है
और उलटने से जो संख्या मतलब डुप्लीकेट संख्या जो है उसका 2 गुना भी 162 है। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब सवाल का जो दोनों बात कहा गया है वह दोनों ही बात मेरे आंसर से मिल गया हूबहू। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। अब इसको आप लोग रोक करके उतार सकते हैं, उतार लीजिए। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अधिक देर तक थोड़ा सा मुझे खड़ा रहने में दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन से कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक बोन फ्रैक्चर हो गया था। खैर चलिए, ये सब होती रहती है। तो मैं एक आखिरी सवाल इस चैप्टर का मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। देखिए यहाँ भी दो टर्म है। एक 50 रुपया का नोट देने के लिए बोली और दूसरा एक्सरसाइज याद रखेंगे 3.4 50 रुपया और 100 रुपया का नोट। देखिए सबसे पहले मीना कितना निकालने के लिए बैंक गई, 2000 रुपये। मीना की जगह अपने आप को रख लीजिए। आपको पापा ने चेक काट के दिया 2000 का, जाओ बैंक चले जाओ। आप सोचिए आप पर ये आप बीती हो रही है, ठीक है। और पापा ने ये भी कह दिया कि केवल 50 और 100 का ही नोट लेना। जो भी तुमको कैशियर पैसा देगा खजांची, उसको कहना देखिए हम दूसरा नोट नहीं लेंगे, हमको 50 और 100 वाले नोट की जरूरत है घर में, ठीक है। मजदूरों को मजदूरी देनी है या कुछ भी। तो आपने कहा कि भाई देखिए हमको केवल 50 रुपये का नोट दीजिएगा और 100 रुपये का, 200 रुपया वाला 500 रुपया वाला हम नहीं लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, वही कहानी। तो मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। कितना नोट प्राप्त हुए? टोटल नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 25, मतलब टोटल 25 नोट। उसमें 100 रुपया वाला भी है, 50 रुपया वाला भी है। आपको याद करना है कि 50 रुपया के कितने नोट हैं इसमें और 100 रुपया के कितने नोट हैं। मतलब एक तरह से ये पहेली हो गया, बुझौल। पुरना चाहिए 2000, है ना। केवल 50 और 100 का ही नोट होना चाहिए और टोटल नोट की संख्या 25 पीस होनी चाहिए और 2000 से ना कम, 2000 से ज्यादा। यही एक पहेली है। तो चलिए मान लेते हैं, हम प्रारंभ कर देते हैं। बनाना आपको है माना। मीना को या मीना ने 50 रुपया वाले एक्स नोट एवं 100 रुपया वाले वाई नोट प्राप्त किए। प्रश्न से मान लेते हैं कि 50 रुपया वाला एक्स नोट मिला उसको, जो पूछा जा रहा था वही मान ली, जो आदत है हम लोगों का। तो 50 रुपया वाला एक्स नोट एवं 100 रुपया वाला वाई नोट प्राप्त किया और दोनों नोट का टोटल संख्या कितना है? 25, जैसा कि सवाल में बोला जा रहा था। एक इक्वेशन तो इससे बन गया, मतलब x जो है वो 50 रुपया वाले नोटों की संख्या है और y 100 रुपया वाला नोटों की संख्या, और दोनों नोटों की संख्या मिला के कितना है? 25 पीस है। अब कितना 100 टकिया है, कितना 50 टकिया है, ये पता नहीं है, यही तो पता करना है। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है? 50 रुपया वाला एक्स नोट उसको मिला, तो टोटल कितना पैसा मिला? 50 गुना एक्स। जैसे मान लीजिए आपको आपके पापा ने 50 रुपया वाला 6 नोट दिया, तो कितना दिया? टोटल पैसा कितना हुआ? 50 गुना 6, 300, है ना। हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे? 50 रुपया वाला एक्स नोट मिला, तो कितना मिला? 50 गुना एक्स,
और 100 रुपया वाला मीना को कितना नोट मिला, वाई, तो गुना कर दिए 100 गुना वाई, और दोनों मिला करके मीना को कितना रुपया मिला बैंक से, 2000। 50 रुपया वाला एक्स पीस मिला तो 50 गुना एक्स, 100 रुपया वाला वाई पीस मिला तो 100 गुना वाई, सब मिला के उसको कितना नोट पुर गया, 2000 रुपया। अब इसको कॉमन ले लीजिए आप, x प्लस 2y बराबर कितना, 2000, x प्लस 2y बराबर 2050 गुना में भाग में चला गया, कट गया 40। अब तो देखिए मैं नहीं बताने वाला हूँ, बहुत बता दिया। 2 समीकरण बन गया। अब पहले आपको जांच करना है अस्तित्व है या नहीं, जैसे अभी पिछले 2 सवालों में मैंने जांच किया। पहले समीकरण 1 से स्टार्ट कीजिएगा गाड़ी, प्लस 25 को इधर लाइएगा, माइनस 25 हो जाएगा, a1 b1 c1, फिर इससे निकालिएगा a2 b2 c2, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 निकाल लीजिएगा, तीनों नॉट इक्वल टू आ जाएगा, मतलब है मूलों का अस्तित्व है ना। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर विलोपन विधि से कहा जा रहा है, इसलिए इसको विलोपन विधि से x और y का मान निकाल लीजिएगा और वही आंसर हो जाएगा। x जो भी आया लास्ट में एक लाइन भाषा जरूर लिखिएगा। अतः 50 रुपया के इतने नोट मीना ने प्राप्त किए एवं 100 रुपया के इतने नोट प्राप्त किए। जैसे कि मान लीजिए x का मान निकला 10, इसका मतलब 50 रुपया वाला 10 नोट मिला, y का मान निकला कुछ भी 5, तो 100 रुपया वाले 5 नोट प्राप्त किए। जो भी होगा वो आप लिख लेंगे, विलोपन विधि से बना देंगे, ये आंसर हो गया आपका, है ना। चलिए मेरे ख्याल से अब आप बना लेंगे, और इसका एक लास्ट सवाल बच गया, वो आप खुद प्रयास करेंगे। बिल्कुल हल्का सवाल है इसका, इस चैप्टर का अंतिम सवाल 5 नंबर, और फिर नहीं तो हम हैं ही। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, मतलब मेहनत करना है, सोचना है कि नहीं भाई पढ़ना है। लाइफ में सक्सेस के लिए इससे शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। पढ़ाई करके आप जितना अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं, उससे कोई दूसरा आसान तरीका नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, आप सोचिएगा, कभी और दिन होगा तो इस विषय पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए तो होमवर्क एक्सरसाइज 3.2 प्लस इसी चैप्टर का एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज 3.4 पूरा बनाना है आपको, और प्लस इसी चैप्टर का जो एग्जाम्पल है, मतलब जो इसका साधित प्रश्न है, वो भी बनाएंगे, है ना। बहुत तेजी से हम लोग का स्पीड से खत्म हो रहा है चैप्टर, अच्छी बात है। जो क्लास अटेंड कर रहे हैं लगातार उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। तो ये आपका होमवर्क है, अच्छे से बना के भेजेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। चलिए यही हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।